Hello students, let me welcome you all to the fourth lecture of chemical bonding, class 11. Here, we all are going to discuss about the causal Lewis treatment to the ionic bond, right? And so, let's start. Ionic or electrovalent bond. देखिए, as we already know that the ionic or electrovalent bond is said to be formed when there is loss of electrons by one atom and gain of electrons by another one. Right. यानी आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया हो और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया हो. फाइन. इसका मतलब the ease of formation of ionic bond depends upon two things, right? First, yes, first is the ease of formation of cation. कैटायन कितना आसानी से बन जाएगा, और कैटायन आसानी से तब बनेगा जब आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू लो होगी, राइट? मींस लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम, या फिर वो एटम जिसका पॉजिटिव चार्ज बनना है. ऑलराइट. सेकंड, the मैं उसको सेकेंड पॉइंट में ले जाऊं, उससे अच्छा मैं ऐसे करूं. एंड द ease of formation of anion. एनायन कितना आसानी से बनेगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू हाई होगा, राइट? मींस हाई वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH. ठीक है. सेकेंड थिंग, एक बार जब एनायन और कैटायन बन चुके हैं, then how these ions are arranged in a solid, ये बात भी डिपेंड करेगी. okay, means the second factor, the arrangement of ions in the solid, the arrangement of ions in the solid. ठीक है. इसमें आ जाएगा हमारा
क्रिस्टल लैटिस का कॉन्सेप्ट, लैटिस का फंडा, ठीक है, दैट इज द लैटिस ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। ऑलराइट, इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कि कितना आसानी से आयनिक कंपाउंड बन रहा है और क्या उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। तो वो चीजें हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर दूं। देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हालांकि ये सारे टर्म्स हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़े हैं, बट स्टिल आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू अ रिवीजन ऑफ इट, और इसमें इसी लेक्चर में कर लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी it is defined as the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of the neutral gaseous atom. ओके, मतलब आपके पास एक मेटल एटम है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो भी एनर्जी लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में जो भी एनर्जी लगेगी, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। कंडीशंस ये हैं कि हमने एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में लिया, और सेकंड बात उसको न्यूट्रल एंड गैसियस। न्यूट्रल इसलिए कि कोई चार्ज नहीं है, तो हम सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कह सकेंगे IE1, ओके, एंड न्यूट्रल गैसियस इसलिए जिससे कि बाकी किसी भी एटम का इंफ्लुएंस ना रहे, कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम का इंफ्लुएंस इसमें ना रहे, ठीक है। जब ये बात क्लियर हो गई है तो आपको बता दें कि सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड इलेक्ट्रॉन में निकालना है फ्रॉम मोनो पॉजिटिव आयन, तो वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज में जो रिलेशन है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 will be less than आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, will be less than आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, will be less than आयनाइजेशन एंथैल्पी 4, so on and so forth। इतना क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? इसके अलावा यस, यस स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस सेकेंड थिंग जो मुझे आपको बतानी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released, I'm sorry, received, no wait, released ही रहेगा, amount of energy released when one electron is added to the outermost shell of a neutral gaseous atom to form a mono negative ion, that is mono anion.
बात समझ आ रही है? सो आपके पास एक एटम है जिसमें कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन जब आप इसको ऐड करोगे, राइट, when one electron is added to the outermost shell of this atom, तो इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है। ये 2,8,8 हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक 287 है, और क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है, यानी स्टेबल होते समय इसने कुछ एनर्जी रिलीज किया होगा, राइट, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो भी एनर्जी यहाँ पर ये रिलीज करेगा, fine, that will be known as what? That will be known as electron gain enthalpy for this particular atom. इतना क्लियर हो रहा है? This is electron gain enthalpy, जिसको हम डेल्टा EGH से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप समझिए कि अगर हमें एक आयनिक बॉन्ड बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम और क्लोरीन लिया हुआ है। सोडियम एटम नंबर 11 281, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and outermost शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फाइन, कूल। सेकंड इधर देखिए हम लोग, क्लोरीन न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं, 18 न्यूट्रॉन्स हैं। दो वेरिएंट होता है इसके, है ना, क्लोरीन 35 वाला मैं समझ के चल रहा हूँ। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है क्लोरीन तक, तो यहाँ पर जो एनर्जी वर्क कर रही है दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, और यहाँ पर जो ये एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ओके, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज डेल्टा EGH, ओके। तब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हुआ है। तो जितनी स्मॉल वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी की होगी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और जितनी हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होगी नेगेटिव में, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव से डिनोट जाती है एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। जितनी बड़ी वैल्यू इसकी होगी बेटा माइनस साइन के साथ, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी आयनिक कंपाउंड में। ये तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने वहां पर लिखा था आपको। इफ यू कैन नोटिस the ease of formation of cation, that is low value of ionization enthalpy, and the ease of formation of anion, that is the high value of negative electron gain enthalpy. ये दो बातें क्लियर है? Second point is the arrangement of ions in the solid. Solid में जब ions अरेंज होते हैं तो एक लैटिस के स्ट्रक्चर में, एक रेगुलर शेप में अरेंज होते हैं, ओके, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं बेटा। Yes students, right. So इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आइए जरा अब हम लोग लैटिस एनर्जी भी समझ लें, ओके, और लैटिस एंथैल्पी जिसे कहते हैं। Lattice enthalpy. All right, what is lattice enthalpy? The lattice enthalpy of an ionic compound, ionic solid, is defined as the energy of an ionic solid
is defined as the energy required to completely separate 1 mole of ionic compound into its constituents gaseous ions। क्या बात समझ आ रही है? यानी लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो, मान लीजिए NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें Na+ और Cl- है, तो इसका 1 मोल यानी 58.5 ग्राम NaCl के आयंस को Na+ के फॉर्म में और Cl- के फॉर्म में गैसियस स्टेट तक डिस्ट्रीब्यूट करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जब ये आयंस पास, एक्चुअल में समझिए इस बात को, मैं फिर कौन कह रहा हूँ, जब कोई प्रोसेस नेचर के अकॉर्डिंग होता है बेटा, जब कोई प्रोसेस नेचर के अकॉर्डिंग होता है तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और जब कोई प्रोसेस नेचर के अगेंस्ट होता है तो उसमें एनर्जी रिसीव होती है। यानी नेचर के अकॉर्डिंग होगा तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, नेचर के अगेंस्ट होगा तो उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। इस पेन को ऊपर से छोड़ने पर इसकी नेचर है कि ये नीचे जाएगा, और जब ये नीचे जा रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर मैं इसको नेचर के अगेंस्ट ऊपर ले जा रहा हूँ, उस कंडीशन में इट इज रिसीविंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टूड? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का भी ऐसा ही है। अगर Na+ और Cl- का नेचर है एक दूसरे के पास आना, हम इनको खुद से एक दूसरे के पास आने दे रहे हैं, अगर राइट, इफ दे आर कमिंग क्लोज टू वन अनदर तो एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of ions of an ionic compound constituting ions of ionic compound are coming together to form 1 mole of ionic compound। ठीक है, इसके सबसे ज्यादा फायदे, सबसे ज्यादा तरीका इसका कहां पर हमें समझना है, आइए जरा बॉर्न हैमर साइकिल देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बॉर्न हैमर साइकिल। मैं इसको, हालांकि किसी भी आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हो सकता है, मैं इसको Na स्केल के फॉर्मेशन से बना के दिखाता हूं आपको। मान लीजिए हमने Na सोडियम सॉलिड स्टेट में लिया हुआ है, लैब से निकाल लिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव इट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी मुझे इसे डेल्टा H sublimation देना पड़ेगा। Sublimation is the process in which a solid is directly converted into the gaseous state, right? तब ये सोडियम gaseous state में कन्वर्ट होगा। Now डेल्टा, अब ये सोडियम gaseous state में है, इसको मैं जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दूंगा IE1, right, then it will be converted into Na+ and 1 electron is released। Fine. Now Cl नेचर में Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है गैसियस स्टेट में, ओके। तो सबसे पहले मुझे इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं एक मोल या एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए बात, एक मोल फॉर्मेशन के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो भी किलो जूल पर मोल होगा उसका हाफ कर दूंगा, राइट, यानी हाफ ऑफ द डेल्टा H डिसोसिएशन ऑफ Cl2। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जब ये बॉन्ड बना था तो एनर्जी रिलीज हुई थी, अभी बॉन्ड डिसोसिएट कर रहा है तो एनर्जी रिसीव होगा, रिक्वायर्ड होगा इसको तोड़ने के लिए, तो वो भी रिक्वायर्ड है। प्लस
अब ये क्योंकि मैंने हाफ लिया हुआ है यानी हाफ मॉलिक्यूल ले लें तो एक Cl, one atom of Cl in the gaseous state will be obtained, ठीक है। देन इस Cl जो कि गैसियस स्टेट में है इसको एक इलेक्ट्रॉन हम रिसीव कराते हैं यानी उस समय एनर्जी रिलीज होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन कर दीजिए तो एनर्जी रिलीज होगा माइनस डेल्टा EgH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगा डेल्टा HEG करके भी लिख सकते हैं आप, डेल्टा HEG, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ Na प्लस एंड Cl माइनस ये दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे और NaCl फॉर्म कर रहे होंगे तो फिर एक एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज लैटिस एनर्जी माइनस U लैटिस एनर्जी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। यानी अगर हमसे कोई कहे नेट डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NaCl लिख दीजिए तो मैं कैसे लिखूंगा, इट इज इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस IE1 of Na plus half of the delta H dissociation of Cl2 minus delta HEG minus U, that is lattice energy। और ये टोटल वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो फॉर्मेशन स्टेबिलिटी दे रहा होगा। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स कल के क्लास में हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।